तो आप हेडिंग डाल दो आधुनिक काल। आधुनिक काल, ठीक। क्या है, थोड़ा सा इसको सुनिएगा। पहली बात तो समय सीमा की कर लेते हैं। कब से? 1900 विक्रमी से लेकर के और अब तक। अगर आप रामचंद्र शुक्ल को पढ़ेंगे ना तो वो लिखेंगे कब तक? 1984 विक्रमी तक। क्यों? क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जो थे उनकी किताब में 1928 ईस्वी में आई थी, किताब आई थी 1928 ईस्वी में। तो उस समय 57 जोड़ लो, 1985 हो गया। और आपको पता ना, एक साल ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। तो पहले आप ये लिखो, समय सीमा 1900 विक्रमी से लेकर, वो भी सब क्या था, दिख तो नहीं रहा था, वर्तमान जीवन तो वहां नहीं था। तो अब तक जो रचनाएं थी ना, वो इस यथार्थ को ध्यान में रख के नहीं थी, काल्पनिक ज्यादा थी, साहित्यिक ज्यादा थी। अब क्या है, यही लौकिक, मतलब इसी लोक की रचनाएं लग गई और यथार्थ परक रचनाएं थी। कैसी रचनाएं थी? नारी का शोषण हो रहा है तो नारी पे लिखा गया, दलितों का शोषण हो रहा है तो दलितों पे लिखा गया। मान लीजिए जो इस संसार में आपको बुरा दिखेगा उस पर आप लिखना चालू कर दिए। अब आश्रयदाताओं वाला काम नहीं है। और अब लिखा जाने लगा गद्य। अब तक पद्य पद्य चल रहा था, अब उसकी जगह क्या शुरू हो जाएगा? गद्य। अब नाटक, निबंध, आलोचना, कहानी, संस्मरण, पाठावलोचन, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आत्मकथा, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अब गद्य आ जाएगा। तो इसलिए इस सबके कारण इसका नाम क्या दिया गया? आधुनिक काल। अभी अपन पढ़ेंगे गणपत चंद्र गुप्त को, तब इसकी बात करेंगे। और वर्तमान काल क्यों कहा गया ये भी अपन देखेंगे। फिलहाल थोड़ा सा लिखो, आधुनिक काल वह काल है जिसमें, आधुनिक काल वह काल है जिसमें इहलौकिक दृष्टिकोण की रचनाएं होने लगी, जिसमें इहलौकिक दृष्टिकोण की रचनाएं होने लगी और गद्य के पद्य यथार्थपरक रचनाओं में, और इन यथार्थपरक रचनाओं में, और इन यथार्थपरक रचनाओं में, और इन यथार्थपरक रचनाओं में पद्य के बजाय किसके बजाय? पद्य के बजाय गद्य हावी हो गया। पद्य के बजाय कौन सा? गद्य हावी हो गया। पद्य के बजाय गद्य हावी हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला हेडिंग डालिए, आधुनिक काल के उपनाम। आधुनिक काल के उपनाम, आधुनिक काल के उपनाम। अगला हेडिंग डाल दो, आपने मिश्र बंधुओं को पढ़ा था। मिश्र बंधुओं ने जो आदिकाल था उसको कहा था आरंभिक काल, है ना। और उसके बाद
आदिकाल का आरंभिक काल, और उसके बाद भक्ति काल को क्या बोला? पूर्व माध्यमिक काल, मतलब माध्यमिक काल, पूर्व ने माध्यमिक काल बोला। और फिर रीति काल को क्या बोला? अलंकृत काल। और फिर वर्तमान काल को आधुनिक काल के रूप में बोला गया। ठीक है, लिखो। नंबर 1, वर्तमान काल वर्तमान काल किसने कहा? कोष्टक में लिखो, मिश्र बंधुओं ने कहा। मिश्र बंधुओं ने कहा। अब देखो, जैसे मिश्र बंधुओं ने नाम दिया इसका वर्तमान काल, तो इसका नाम आपने, जैसे एक नाम आप पढ़ेंगे गद्य काल, एक नाम आप पढ़ेंगे, अभी लिखना मत, आधुनिक काल, एक नाम आप पढ़ेंगे नवीन विकास काल, एक आप देखेंगे साहित्य काल, एक नाम आएगा हिंदी नवजागरण काल, हिंदी नवजागरण काल, एक नाम आएगा प्रेम काल। सुनो, गद्य काल का रामचंद्र शुक्ल ने, और रामचंद्र शुक्ल ने एक लाइन बोली, गद्य कविनाम कसौटी बदंती, गद्य कविनाम कसौटी बदंती। पूरी बात सुनो, गद्य कविनाम निक्सम बदंती। कसौटी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? निक्सम बदंती। गद्य को कवियों की कसौटी कहा जाता है। यानी कवि जो है ना, वो पद्य तो आराम से लिख देते थे, बोल देते थे, लेकिन गद्य लिखना आसान नहीं है। कवियों के लिए गद्य कसौटी की तरह है। अब आप कैसे मानेंगे इस बात को कि जैसे कबीर है, बिल्कुल अनपढ़ आदमी है, फिर भी उसने क्या किया? कविताएं तो साखी शब्द रमैनी वो तो किए, लेकिन कबीर ने क्या कोई भी निबंध, कहानी, आलोचना, संस्मरण, पाठावलोचन, यात्रा वृत्तांत, जीवनी उसकी बात करी? कभी कोई रेखाचित्र संस्मरण लिखा? नहीं, क्योंकि उसके लिए कवियों का हृदय कांपता है। कवियों को पंक्तियां तो लिखने में मजा आता है, लेकिन लिखना, गद्य लिखना थोड़ा सा कठिन होता है। आप आगे ये भी याद रखना कि गद्य में भी निबंध जो है ना, वो गद्य की कसौटी है। गद्य कवियों की कसौटी है और निबंध गद्य की कसौटी है। यानी गद्य में भी सबसे ज्यादा लिखना कठिन क्या होता है? निबंध, क्योंकि उसमें विचारों को गूंथना होता है। ठीक है, तो पहले आप इसी लाइन को लिख दो। रामचंद्र शुक्ल ने कहा। गद्यकाल किसने नाम दिया? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अगले लाइन से लिखो, शुक्ल के अनुसार गद्य कवि नाम निक्सम वदंती। शुक्ल के अनुसार गद्य कवि नाम निक्सम वदंती। गद्य कवि नाम निक्सम वदंती, अर्थात गद्य कवियों की कसौटी है। अर्थात गद्य कवियों की क्या है? कसौटी है। आगे सुनो, एक ऊपर हाशिया भी जाके टांग दो, निबंध गद्य की कसौटी है। कहीं भी बॉक्स बना के लिख दो, निबंध किसकी कसौटी है? गद्य की।
निबंध गद्य की कसौटी है। आगे चलते हैं। अगला नाम है आधुनिक काल, जिसको हम पढ़ते हैं आधुनिक काल। ये आधुनिक काल नाम किसने दिया था बताओ? शुक्ल ने। शुक्ल ने तो गद्य काल का। मैंने आपको बताया था गणपत चंद्रगुप्त का काल विभाजन। गणपत चंद्रगुप्त के काल विभाजन में आपको बताया था मैंने कि आधुनिक काल को आधुनिक काल जो नाम है ना वो किसने दिया था? गणपत चंद्रगुप्त ने दिया था। डॉक्टर बच्चन सिंह और रामकुमार वर्मा इसमें शामिल हो सकते हैं, उन्होंने भी नाम दिया था, लेकिन बेसिक नाम किसका है? अब आपको पता है रामकुमार वर्मा ने तो पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा ही नहीं, उसका तो इतिहास ग्रंथ ही अधूरा था। रामकुमार वर्मा के हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ है ना, आलोचनात्मक इतिहास, उसमें कहीं भी आधुनिक काल नहीं लिखा हुआ, बस उसने नाम दिया था आधुनिक काल। क्योंकि रामकुमार वर्मा का जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। वो भक्ति काल तक के लगभग ही है, मतलब रीति काल का थोड़ा सा हिस्सा टच है, बाकी वो पहुंचा ही नहीं आगे। वो मैंने पहले बात करी थी, आगे बात कर लेंगे। तो इसमें 3 लोगों के नाम आएंगे। किस किस के? एक तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, दूसरा नाम डॉक्टर बच्चन सिंह। ये आलोचक है, हरिवंश राय बच्चन मत समझ जाना। और एक आप रामकुमार वर्मा भी लिख दीजिएगा। इन 3 लोगों ने कहा था, डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त, बच्चन सिंह, और इनके आगे भी डॉक्टर लगा दो, रामकुमार वर्मा। इसके बाद अगला लिखिएगा नवीन विकास काल। नवीन विकास काल, ये कौन बोलेंगे? श्याम सुंदर दास। इसका क्या लिखोगे नवीन विकास काल के आगे? श्याम सुंदर दास। आचार्य लगा सकते हो, आचार्य श्याम सुंदर दास। साहित्य काल नाम दिया डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। प्रेम काल नाम दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इससे ऊपर एक नाम और रह गया, हिंदी नवजागरण काल। ये कहा था डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। तो आधुनिक काल को किसने क्या नाम दिए, ये भी आप लिख दीजिएगा। वर्तमान काल, गद्य काल, आधुनिक काल, नवीन विकास काल, साहित्य काल, हिंदी नवजागरण काल, प्रेम काल। ठीक है जी, ये उपनाम हो गए। आपको है ना विशेष रूप से वर्तमान काल, गद्य काल और आधुनिक काल, ये 3 तो याद रखने ही हैं। बाकी ये भी याद रख लो तो अच्छा है, पर 3 तो याद रखने ही हैं। ओके।
अब देखो गद्य काल में क्या हुआ, ये गद्य आएगा, अभी अपन इसकी पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, आया क्यों, ऐसा क्या हुआ कि लोग पद्य लिखना बंद कर दिए और गद्य पे आ गए। पहली बात तो ये है कि जो गद्य है ना, ये संवेदना की भाषा है, किसी के दुख दर्द की भाषा है। जो पद्य था ना, वो विचारों की भाषा थी। मेरे पास विचार आए तो मैंने लिख दिया, पद्य था। गद्य में क्या, मुझे दूसरे का दुख दर्द परेशानी संकट दिख रहा है, तो अब की बार जो साहित्य आएगा ना, वो जनपथ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब साहित्य राजपथ नहीं है, राजाओं की तरह काम नहीं करेगा, रीतिकाल की तरह राजपथ नहीं है। अब कैसा हो जाएगा, वो जनपथ हो जाएगा। ठीक है, लोगों के लिए काम करेगा लिटरेचर। और इसमें देखो खड़ी बोली का विशेष काम रहा है। किसका? खड़ी बोली। भारतीय युग में खड़ी बोली हल्की हल्की आ गई थी, उसके बाद में द्विवेदी युग आया, उसमें खड़ी बोली पूरे साहित्य पे छा गई, यानी ब्रज भाषा वगैरह का अस्तित्व कम पड़ गया। अब ये जो खड़ी बोली आएगी, तो इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। आपने भक्ति काव्य में, कृष्ण भक्ति कवियों में गंग कवि को पढ़ा था, तो खड़ी बोली जो गद्य है उसकी प्रथम रचना तो यही थी। कौन सी? चंद छंद वर्णन की महिमा बताई थी क्या? और मैंने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खड़ी बोली गद्य की पहली रचना है, गंग कवि ने लिखी है। सही है। दूसरी बात सुनो, अगर आप खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रौढ़ और परिमार्जित रचना, मतलब एकदम हाई लेवल की, मैच्योर, ये तो थी, लेकिन एक तो आपने साइकिल बनाई और एक आपने परफेक्ट साइकिल बनाई, दोनों में अंतर है ना। कोई पहली बार साइकिल बनाया तो वो तो ये रहा, और किसी ने साइकिल परफेक्ट बनाई एकदम, तो उसमें सब कुछ हो, तो वो रचना है भाषा योग वशिष्ठ। भाषा योग वशिष्ठ किसने लिखी? राम प्रसाद निरंजनी ने। पटियाला दरबार है, पटियाला समझते हैं आप, पंजाब का इलाका है पटियाला, वहां दरबार में कवि थे ये कौन? राम प्रसाद निरंजनी, उन्होंने लिखी है। ओके, और तीसरी बात सुनो, एक शब्द का प्रयोग होने लगा रेनेसा। किस शब्द का? ये रेनेसा, ऐसे लिखा जाता है, अंग्रेजी में रेनेसांस आता है पूरा। अगर कोई ये लिखे ना ये, तो ये मूर्खता है, ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये नहीं है, ये अर्धचंद्र जो है ना, इसका प्रयोग नहीं है। ये तो रेनेसा हो गया, रेनेसा नहीं है, रेनेसा है, सा नाक का साउंड आता है। अब आप सुनो, ये इसको बोलते हैं पुनर्जागरण, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इस शब्द का पहली बार प्रयोग 19वीं शताब्दी में हुआ। एक फ्रांस के साहित्यकार थे, फ्रांसीसी दार्शनिक हैं, जिनका नाम है मिसेस सेट। इन्होंने पहली बार इसका प्रयोग किया था, और इसके बाद हिंदुस्तान में भी अपनी सभ्यता, अपनी कल्चर जो है ना, उसका पुनर्जागरण होने लगा। हम अपनी पुरानी परंपराओं को याद करने लगे कि हम महान थे, हमारा सब कुछ अच्छा था पहले का। आपको पता है ना, ये ऐसा समय है जिसमें अंग्रेज जो है अब हिंदुस्तान पे जड़ पकड़ने लगेंगे। 1857 की क्रांति वाला वक्त आएगा, तो उसके बाद हम लोग अपनी परंपराओं पे जाने लगेंगे। ठीक है, तो 1900 विक्रमी यानी 1843 के बाद में ये रहा है, तो 1900 से लेकर के आज तक रहा है। इसका मतलब जो अंग्रेजों का जो भी खराब दौर आया वो सब इसी में रहा है। उससे पहले तो मुगल काल था, सुरसुरा सुंदरी का वक्त तो रीतिकाल में हमने देख लिया, मुगल उत्कर्ष भी था और पतन भी था उसमें। तो एक तरह से अब गद्य की शुरुआत होने लगी है, और जब गद्य आने लगा है तो हिंदुस्तान में आज तक कोर्ट कचहरियों में भाषा के रूप में उर्दू आ रही है। कौन सी भाषा? उर्दू आ रही है। आप जैसे पुराने थाने वगैरह में अभी भी चले जाइए,
कोर्ट कचहरी वगैरह में आप जो है कई बार सुनते हैं मुलजिम, मुवक्किल, संतरी, थाना, हाजा, कोतवाली, ऐसे मतलब हिंदी के शब्दों का चलन नहीं था। फिर पंडित मदन मोहन मालवीय आएंगे और पंडित मदन मोहन मालवीय ने ये विशेष प्रयास किया और उसके बाद 1900 ईस्वी में पहली बार कोर्ट कचहरियों में हिंदी का प्रयोग होने लगा। इससे पहले कोर्ट कचहरियों में हिंदी का प्रयोग नहीं था। तो अब खड़ी बोली काम करने लगी है, खड़ी बोली का प्रभाव आने लगा है। और आप जानते हैं कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, एक लिखेगा तो उसको देख के दूसरा भी ऐसे लिखेगा। हमारे यहाँ पे क्या है, इस दौरान संचार के साधन आ गए, विदेशी भाषा से हमारे संपर्क होने लगे, तो विदेशी साहित्य से हमारा संपर्क हो जाएगा। ईसाई जब मिशनरी धर्म प्रचार करेंगे तो वो बाइबिल बांटेंगे, वो भी गद्य में है, पद्य में नहीं है। तो हम देखेंगे कि इंग्लैंड में गद्य में लिखा जा रहा है, बाइबिल हमारे यहाँ गद्य में बांटी जा रही है, तो फिर हम भी किसकी ओर मुड़ जाएंगे, गद्य की ओर मुड़ जाएंगे। तो हमारा पद्य अब थोड़ा सा कम पड़ेगा और गद्य ज्यादा होगा। जब तक पद्य था तब तक हृदय हावी था। जब तक हृदय हावी होता है, आदमी खुद भी खत्म हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बर्बाद हो जाता है, तब तक हृदय हावी है। लेकिन जैसे बुद्धि काम करेगी, बुद्धि कब, गद्य पे, बुद्धि किस पे, गद्य पे। अब हृदय के स्थान, आप ऐसे बोल रहे हैं ना कि पद्य के स्थान पे गद्य हावी हो गया, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हृदय के स्थान पर बौद्धिकता हावी हो गई। और जब बुद्धि हावी हो गई तो उसके बाद लोग एक एक चीज को उठा उठा के सोच सोच के लिखने लगे। अब कल्पनाओं में नहीं बहेंगे लोग, अब सोच सोच के लिखेंगे, वर्तमान चीजों को देख के लिखेंगे। तो इसलिए आधुनिक काल थोड़ा गति पकड़ लेगा इस बार, ठीक है। पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिखेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य लगा करके 1 2 3 4 जो मैं लिखाता हूं लिख दीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य नंबर 1, गद्य संवेदना की भाषा है। गद्य संवेदना की भाषा है, जबकि गद्य तो संवेदना की, हाँ नहीं इसको, हाँ ये बात सही कह रहे हैं, गद्य नहीं, पद्य है संवेदना की भाषा, गद्य थोड़ी होगा। पद्य संवेदना की भाषा है, लेकिन गद्य किसकी भाषा है, विचारों की भाषा है। पद्य संवेदना की भाषा, संवेदना मतलब हृदय, सिंपैथी कहां से आती है, हृदय से। तो पद्य किसकी भाषा है, हृदय की, संवेदना की, जबकि गद्य विचारों की भाषा है। इसके बाद अगला पॉइंट लिखिएगा, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, रचना का नाम लिख दीजिएगा, छंद छंद वर्णन की महिमा। छंद छंद वर्णन की महिमा, छंद छंद वर्णन की महिमा किसने लिखी, गंगकवि। यहीं पे एक पॉइंट और लिखिएगा, मतलब अगली लाइन लिखिएगा, खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रौढ़ और परिमार्जित रचना। खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रौढ़ व परिमार्जित रचना भाषा योग वशिष्ठ। भाषा योग वशिष्ठ भाषा योग वशिष्ठ, इसमें लिख दो 1741 ईस्वी में रामप्रसाद निरंजनी ने लिखी। भाषा योग वशिष्ठ रचना है ना,
उसमें लिख दो 1741 ईस्वी में 41, 1741 ईस्वी में राम प्रसाद निरंजनी ने लिखी। राम प्रसाद निरंजन ने लिखी, जो कि पटियाला दरबार में थे। राम प्रसाद निरंजनी कहाँ थे? पटियाला दरबार में, जो कि पटियाला दरबार में थे। जो कि पटियाला दरबार में थे। अच्छा, आपसे कोई पूछे कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला गद्य प्रौढ़ या खड़ी बोली का प्रौढ़ लेखक किसको कहा है, तो आप कहेंगे रामचंद्र शुक्ल ने किसको कहा है? राम प्रसाद निरंजनी को। लाइन लिखाऊं? इस रचना में पंजाबी के साथ ब्रज भाषा के शब्द भी मौजूद हैं। इस रचना में पंजाबी के साथ, इस रचना में पंजाबी के साथ ब्रज भाषा के शब्द भी मौजूद हैं। पंजाबी के साथ ब्रज भाषा के शब्द भी मौजूद हैं। शुक्ल ने निरंजनी को ही खड़ी बोली का प्रथम प्रौढ़ लेखक माना है। शुक्ल ने निरंजनी को ही खड़ी बोली गद्य का प्रथम, खड़ी बोली का प्रथम प्रौढ़ लेखक माना है। खड़ी बोली का प्रथम प्रौढ़ लेखक माना है। प्रौढ़ मतलब मैच्योर। खड़ी बोली का प्रथम क्या? प्रौढ़ लेखक माना है। खड़ी बोली का प्रथम प्रौढ़ लेखक माना है। अब आप सुनो, मैंने ना ऐसे नहीं लिखा है खड़ी बोली गद्य का प्रथम प्रौढ़ लेखक माना है, क्योंकि जब मैं लेखक बोल रहा हूं ना तो वो गद्य है। अगर मैं कवि बोलता तो पद्य हो जाता। जब मैंने बोला ना लेखक माना है, इसका मतलब गद्य का ही है। वो लेखक तो गद्य का ही होता है। ठीक है, हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, आपसे कोई पूछ ले भाई साहब कि अमीर खुसरो के बारे में बोल दो, तो आप कहेंगे ना खड़ी बोली पद्य का पहला कवि है। भाई खड़ी बोली पद्य तो पहली बार अमीर खुसरो ने लिखा। अपन तो बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पर? गद्य की। वरना पद्य नाम आ जाता तो अमीर खुसरो। तो एक लाइन ये भी लिख दो, खड़ी बोली पद्य का प्रथम कवि, या खड़ी बोली कोष्टक में पद्य। खड़ी बोली कोष्टक के लिखोगे पद्य का प्रथम कवि अमीर खुसरो। मतलब आपकी लाइन ये हो गई कि खड़ी बोली का प्रथम कवि, वो तो पद्य होता है। जब कवि लिख दिया तो पद्य होगा ना। खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन हो गया? अमीर खुसरो। ठीक है, ये आपको याद दिलाया। अब आप जब भी ये पढ़ेंगे ना आधुनिक काल, तो जैसे मैं पहले काल पे जाऊंगा, आधुनिक काल का डिवीजन करूंगा, इसकी उप विभाजन पे आऊंगा, तो पहले उप विभाजन आएगा भारतेंदु युग। कौन सा युग? देखो, सबसे ज्यादा बुद्धि आपकी यही लगनी है। कहां पर? आधुनिक काल में। उससे पहले तो सब पंक्तियों से चल जाता था, रचनाओं से चल जाता था। अब यहां पे ना बुद्धि ज्यादा लगेगी, तो हर बात को तुलनात्मक रूप से पढ़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि इससे ही ज्यादातर प्रश्न आते हैं, तो ये बड़ा भी बहुत है। अब तक जितना आपने पढ़ा है ना हिंदी साहित्य का इतिहास, उतना ही ये अकेला है। ठीक है, अब सुनो, जब आप आधुनिक काल पढ़ेंगे तो वहां पे मैं भारतेंदु युग में समझाऊंगा कि इसको पुनर्जागरण काल कहा जाता है। तो आप कहेंगे पुनर्जागरण शब्द कहां से आया? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेनेसा। और ये शब्द कहां से आया? पाश्चात्य विद्वान है कौन? मिसेस सेट, उन्होंने दिया था ये शब्द। ओके, 19वीं सदी में धार्मिक पुनर्जागरण के ऊपर बोला था उन्होंने। और उसके बाद में ये दोनों बात आप लिख दीजिए। नंबर अगला पॉइंट लिखो,
रेनेसा कोष्टक में पुनर्जागरण शब्द का पहली बार प्रयोग, रेनेसा कोष्टक में क्या, पुनर्जागरण शब्द का प्रथम प्रयोग 19वीं सदी, इसका भी स्टार्ट ही था 19वीं सदी का। आप चाहो तो पूर्वार्ध लिख सकते हो, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में फ्रांस के इसको दार्शनिक दो या इतिहासकार है बेसिक, तो ये फ्रांस के इतिहासकार मिसेसेट ने किया था। फ्रांस के इतिहासकार कौन, मिसेसेट ने किया था। इस पुनर्जागरण को के उत्पन्न होने का कारण, ऐसे लिख दो, के उत्पन्न होने का कारण इस पुनर्जागरण के उत्पन्न होने का कारण पंडित राम स्वरूप चतुर्वेदी ने, पंडित राम स्वरूप चतुर्वेदी ने दो जातीय संस्कृतियों, दो जातीय संस्कृतियों में रचनात्मक टकराव से उत्पन्न ऊर्जा को माना है। दो जातीय संस्कृतियों में रचनात्मक टकराव से उत्पन्न ऊर्जा को माना है। मतलब समझ में आया? मान लीजिए आप अंग्रेज हैं, मैं हिंदुस्तानी हूं, तो आपकी संस्कृति अलग है, मेरी संस्कृति अलग है। हम दोनों के बीच इस बात पे टकराव होगा कि तुम्हारी अच्छी की मेरी अच्छी, और उसमें जैसे टकराव होगा तो हम हमारे पुराने मूल्यों को खोजेंगे, तुम तुम्हारे पुराने मूल्यों को खोजोगे, और उससे दोनों में जो ऊर्जा पैदा होगी टकराव के कारण, उसी की वजह से पुनर्जागरण आएगा। तुम कहोगे हमारे पुराने मूल्य अच्छे थे, महान थे, मैं कहूँगा हमारे पुराने मूल्य अच्छे थे, महान थे, और उसी के आधार पर पुनर्जागरण पैदा होगा। पुरानी चीज को हम कब याद करते हैं? जब नई चीज आपको बुरी लगने लगती है। अब आप नए हैं तो आप चाहेंगे कि आपकी मैं अपनाऊं, मैं चाहूंगा कि आप मेरी अपनाएं। तो दो संस्कृतियां जब टकराती हैं तो उनके बीच में टकराव से जो एनर्जी पैदा होती है, अगर वो रचनात्मक एनर्जी है, विध्वंसात्मक नहीं, रचनात्मक, तुम तुम्हारे मूल्यों को खोजने लग जाओ और मैं मेरे को, तो वो क्या कहलाएगा? तुम फेशियल करवाने लग गए, मैं तिलक लगवाने लग गया, तो मैंने मेरे पंडित खोज लिए, आपने अपने सौंदर्यवान पुराने लोग खोज लिए। जैसी कल्चर होगी वैसा आदमी खोज लेगा, तो उसको पुनर्जागरण बोलते हैं। समझ गए? ऐसा किसने बोला है? पंडित रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। ठीक, और एक लाइन ये भी लिख दो आप, पंडित मदन मोहन मालवीय के विशेष प्रयासों से, पंडित मदन मोहन मालवीय के विशेष प्रयासों से पंडित मदन मोहन मालवीय के विशेष प्रयासों से पहली बार 1900 ईस्वी में पहली बार कब? 1900 ईस्वी में
कोर्ट कचहरियों में देवनागरी लिपि कोष्ठक में हिंदी का प्रवेश हुआ। देवनागरी लिपि कोष्ठक में क्या हिंदी का प्रवेश हुआ। तो ये सारी बातें थी अभी तक इस बात को लेकर के कि आधुनिक काल आने लगा है, आधुनिक काल का भी प्रवेश हुआ है, आया है। पद्य थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा, गद्य थोड़ा सा उठने लगेगा, ठीक है। अभी तक आपने देखा इतने कवि पढ़े अपन ने देखा किसी ने कोई कहानी लिखी हो, किसी ने कोई रेखाचित्र संस्मरण आत्मकथा जीवनी लिखी हो, नहीं ना, क्योंकि गद्य का काम था ही नहीं, पद्य की रचनाएं थी। अब यहाँ पे काव्य रचनाएं अलग आएंगी और उसके अलावा उनकी जो अन्य विधाएं, गद्य विधाएं, वो अलग आएंगी। तो अब जो है रचनाओं का संसार बढ़ जाएगा, पंक्तियां बहुत कम फेमस मिलेंगी, रचनाओं का संसार बढ़ जाएगा, क्योंकि खड़ी बोली की पंक्तियां लोग गाते नहीं है ज्यादा, तुकबंदी नहीं है ना, उतनी अच्छी लय नहीं है, तो खड़ी बोली कविताएं लोग कम गाते हैं, इसलिए लोकप्रिय कम होंगी अब कविताएं। कवि लोकप्रिय होंगे क्योंकि उनके विचार अच्छे हैं, तो विचारों की वजह से वो माने जाएंगे। तो उनके विचारों के कारण उनकी कहानियां, उनके निबंध, उनकी आलोचनाएं, उनके नाटक, उनके उपन्यास, वो सब फेमस होने लगेंगे, काव्य रचनाएं भी फेमस होंगी। इसके बाद अब मैं आपको बता देता हूं कि गद्य आया क्यों, ये हिंदुस्तान में गद्य की शुरुआत हुई क्यों। जैसे मैंने आपको कुछ कारण बताए, एक कारण ये बताया कि साहब संचार के साधनों का विकास हो गया। अब हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति का भाई वहां काम कर रहा है लंदन में, अब मान लो वहां से उसने तार भेज दिया और तार में उसने लिख दिया कि हमारे यहाँ आजकल अच्छी अच्छी कहानियां मैंने पढ़ने को मिल रही हैं। तो वो कहेगा यार मेरे तो हमारे यहाँ तो है ही नहीं, तू बताना कौन सी है। तो वो कहानी पढ़ना सीखेगा तो फिर गद्य का विकास होगा कि नहीं होगा। फिर लोगों के संचार के साधन हो गए। अब पश्चिम बंगाल में किसी ने निबंध लिखा तो वो इधर वालों को पहले पता नहीं चल पाता था, अब क्या है संचार के साधन हो गए तो लोग पश्चिम बंगाल भी आने जाने लग गए, तो बताने लग गए लोग कि देख भाई ये वहां का रोशोगोल्ला है ना, ये यहां तुम्हारे यहां रसगुल्ला है। भाई बेसिक शब्द तो रोशोगोल्ला है, वो गोला है, गुल्ला थोड़ी है, रस का गोला है, रस का क्या है, गोला है। अब बंगाली लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला बंगाली नहीं बोला, बोला बंगाली, तो ये ए या ऊ को ओ बोलते हैं। जैसे आपने बोला कि भुवन तो वो बोलेंगे भवन, आपने बोला ममता बनर्जी वो बोलेंगे ममता बनर्जी, ओ बोलेंगे, और ओ को वो ऊ बोलेंगे, उल्टा करेंगे वो, हाँ या ना। तो जैसे उनको बोलना है गोला, तो गोला को बोलेंगे गुल्ला, ओ को ऊ बोलेंगे। अब ये बात अगर बंगाल में मिठाई बनी है तो वो रसगुल्ला वहीं बन के रह जाता, वहां तो वो रसगुल्ला नहीं है, वहां तो वो रसगोला है, वहां तो वो क्या है। पर वो रसगोला जो है ना, उसने जाके दुकान से पूछा होगा कि भैया ये क्या है, दुकानदार ने कहा रसगोल्ला। अब उसके इतनी समझ में आया नहीं, उसके ये समझ में आया कि रसगुल्ला है। वो मिठाई को लेके घर आ गया, घर वालों ने पूछा ये कौन सी मिठाई है, बोले रसगुल्ला है, जबकि गुल्ला नहीं था, वो तो था तो क्या, गोला। तो एक दूसरे के बीच ऐसे हुआ ना, यातायात के साधनों से मिठाई चेंज हो गई, तो ऐसे ही यातायात के साधनों से साहित्य भी चेंज होगा, तो लोग नई नई चीजें पढ़ने लग गए, बौद्धिकता हावी हो गई, कुछ अखबार निकलने लग गए उस दौरान, पत्र पत्रिकाएं आ गई, पत्र पत्रिकाएं आई, एक फोर्ट विलियम कॉलेज खुला। कौन सा कॉलेज, कोलकाता में। तो फोर्ट विलियम कॉलेज में भी गद्य ज्यादा हो गया, वहां पे भी भाषा के मुंशी हमारे यहाँ के लल्लू लाल और सदल मिश्र बने, तो उन्होंने गद्य में लिखना शुरू कर दिया। जितनी पुरानी रचनाएं थी उनका लोग गद्य में अनुवाद करने लग गए, पहले तो पद्य में ही थे, उनको सब अब उनके अनुवाद होना चालू हो गया। तो ऐसी स्थिति में गद्य का विकास धीरे धीरे बढ़ गया।
और पद्य का विकास धीरे धीरे कम हो गया। तो आप हेडिंग डालिएगा गद्य के उद्भव के कारण। आखिर गद्य क्यों आया उसके कारण सुनो। नंबर 1 लिखिएगा, हृदय के स्थान पर बौद्धिकता हावी, यानी अब संवेदना कम पड़ गई है और विचार मजबूत हो गए हैं। सिंपैथी से काम नहीं चल रहा है, रोने से काम नहीं चल रहा, कुछ करना पड़ेगा, लोग ऐसे सोचने लग गए। तो पहला पॉइंट तो क्या, हृदय के स्थान पर क्या, बौद्धिकता हावी। दूसरी बात सुनो, राजा द्वय का प्रभाव। अब आप लिखेंगे नहीं, सुनो, कितने राजा हैं? 2। कौन कौन है? एक तो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये अपना उपनाम क्या लिखते हैं? सितारे हिंद। और दूसरे हैं राजा लक्ष्मण सिंह। इन दोनों के बारे में बात करते हैं, सुनो। पहले बात कर लेते हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। इनकी बात करें तो देखो, इन्होंने एक अखबार निकाला जिसके भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है ना, कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र उनके शिक्षा गुरु है, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र को इन्होंने पढ़ाया है। इनका एक अखबार निकलता था जिसका नाम है बनारस अखबार। कौन सा नाम है? इसके विरोध में एक और विद्वान आएंगे, तारा मोहन मित्र, उन्होंने सुधाकर नाम से अखबार निकाला। आप जो नुक्ता का प्रयोग पढ़ते हैं ना हिंदी में, अन्य कई शब्द भी आ जाते हैं, तो हिंदी में पहली बार नुक्ता का प्रयोग करता है ये। हिंदी में नुक्ता लेकर कौन आया सबसे पहले? शिव प्रसाद सितारे हिंद। नुक्ता होता है ना, कै खे गे जैफे वे में लगता है, पढ़ाया आपको ग्रामर में और दोबारा समझा दें। पहली बार नुक्ता का प्रयोग करता है। आप ये भी कह सकते हैं कि जो नुक्ता का प्रयोग करता होगा वो फैशनेबल हिंदी के शौकीन थे। कौन सी हिंदी? इन्होंने कहा कि हिंदी में अन्य भाषा के शब्दों को भी प्रयोग कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए आगे राजा लक्ष्मण सिंह आएगा, ये कहेगा नहीं, हम हमारी भाषा में कोई दूसरी भाषा के शब्द नहीं मिलाएंगे, हमें तो हमारे ही हिंदी के शब्द चाहिए। वो मैं राजा लक्ष्मण सिंह की बात करता हूं, तब बताता हूं। आगे सुनो। एक थे सर सैयद अहमद खां, क्या नाम था इनका? क्या उर्दू प्रेम ज्यादा था, हिंदी के बजाय उर्दू को ये हिंदुस्तान में ज्यादा फैलाना चाहते थे। तो सर सैयद अहमद खां के उर्दू प्रेम का विरोध किया। सर की उपाधि अंग्रेजों ने दे रखी होगी इनको। अच्छा, उस समय उर्दू भी हिंदुस्तान की भाषा हो सकती थी, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदी भी चलती थी और उर्दू भी चलती। देखो ना, 1900 ईस्वी में हिंदी आई है कोर्ट कचहरियों में, इसका मतलब हिंदी का पहले इतना वर्चस्व नहीं था, तो उर्दू भी चल सकती है। फिर मुगल काल वगैरह रहा, तो उस समय मुसलमानों का शासन था, तो प्रभाव किसका ज्यादा बढ़ेगा? उर्दू का। जो शासक होता है उसका प्रभाव बढ़ता है। अभी पिछली सरकार में मस्जिदों को चंदा ज्यादा दिया जा रहा था, अब सरकार आई है तो मंदिरों में जो है रोपवे बनाए जा रहे हैं। तो सबका अलग अलग दृष्टिकोण है, एक दूसरे का विरोधी होते ही हैं।
तो इन्होंने उर्दू प्रेम था सर सैयद अहमद खां को, इन्होंने मना किया कि नहीं हम तो हिंदी से वास्ता रखेंगे, उर्दू से नहीं रखेंगे। कुछ रचनाएं इन्होंने लिखी। किसने? शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। कौन कौन सी रचनाएं? आलसियों का कोड़ा, राजा भोज का सपना, इतिहास तिबिर नाशक, भूगोल हस्तमालक। एक रचना इन्होंने मानव धर्मसार भी लिखी थी, पर ये जो रचना है ना, ये संस्कृत निष्ठ हिंदी में है। कौन सी हिंदी है साहब? संस्कृत निष्ठ हिंदी है, यानी कि इसमें संस्कृत के शब्दों का प्रयोग है। तो ये जो राजा है, इनकी ये रचनाएं किस में आई है? गद्य में। ये सब रचनाएं किस में? अब राजा ने रचना लिखी तो दुनिया पढ़ेगी, हाँ या ना? अगर भजनलाल जी सीएम साहब कोई किताब लिख दे तो उसकी बहुत सारी प्रतियां तो वैसे ही बिक जाएगी कि क्या लिखा क्या है आखिर, क्योंकि वो नाम से बिक जाती है। और तुम्हारे और मेरे जैसे लोग लिखें तो बहुत अच्छा लिखें तो अभी वैल्यू नहीं रही, क्योंकि वो नाम से बिकती है कुछ चीजें। ये बनारस अखबार जब आया है तो ये भी अखबार है, तो गद्य का विकास यहां से भी होगा, क्योंकि रोज अखबार में तो गद्य जाएगा, कविता थोड़ी जाएगी। फिर नुक्ता का प्रयोग होने लगा है, तो अब हिंदी के बीच में उर्दू आने लग गई है, फारसी आने लग गई है, तो फैशनेबल हो जाएगी हिंदी थोड़ी सी। क्या हो जाएगी? फैशनेबल हो जाएगी। तो ये सारी बातें आपको दिमाग में रखनी है। पहले हेडिंग डालो। अच्छा, डाल रखा है ना आपने? नंबर 2 पॉइंट लिखो आप, राजाद्वय का प्रभाव। राजाद्वय का प्रभाव, राजाद्वय का प्रभाव। और इसमें लिख दो, 2 राजाओं के नाम लिख दो पहले। इसके बाद में ये लिखो, ए कौन? शिव प्रसाद सितारे हिंद।
हो गया। दूसरे राजा पे आ जाओ। दूसरे राजा कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह। हैंड डालिएगा बी। राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह, इनके बारे में सुनो। ये भाई साहब थे आगरा के। इनका अखबार था प्रजा हितैषी। कौन सा था? भारतीय हरिश्चंद्र श्री प्रसाद शिदानंद ने क्या किया? फैशनेबल हिंदी पे जोड़ दिया, उर्दू शब्दों के प्रयोग पे जोड़ दिया, नुक्ता का प्रयोग पहली बार किया। इन्होंने कहा नो, शुद्ध हिंदी के समर्थक हैं। किसके? शुद्ध हिंदी चाहिए, कोई दूसरी भाषा को मिक्स नहीं करेंगे हिंदी में। अगली बात सुनो, क्या है कि इन्होंने कुछ रचनाओं के अनुवाद किए। जो अपना कालिदास है ना, संस्कृत वाले, इनका नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम। याद है? अभिज्ञान शकुंतलम। रघुवंशम काव्य है, रघुवंशम, और एक मेघदूतम, ये भी काव्य है। मेघदूत जो है ना, जब आया था ना, तो पाश्चात्य विद्वान इस रचना को सुन के हंसते थे। अलका नाम की एक वो है सुंदरी, मान लीजिए, उससे प्रेम करता है एक यक्ष। जब राजा को पता चलता है ना, तो राजा उस यक्ष को अपने यहां से देश निकाला दे देता है। ठीक, अलका तो वहीं रह जाती है, वही सुजानंद घरानंद वाला हाल। बाद में क्या होता है पता है? वो यक्ष उस राज्य में तो जा नहीं सकता, तो वो अपने आंसुओं को पहुंचाने के लिए, अपना संदेश भेजने के लिए मेघ बादलों का सहारा लेता है। बादलों से कहता है कि वो बादलों, मेरी बात को वहां जाके ऐसा कह दो, अलका को ये बोल दो। अब सुनो, जिस समय ये रचना आई और जैसा ये कहा गया, उस समय लोग हंसे, बोले कबूतरों से मैसेज भेजते, पशु पक्षियों से मैसेज भेजते, ये तो चलता है, बादलों से मैसेज आते हैं क्या? तो उस समय इस रचना की मजाक बनाई गई थी। अब आप मुझे कोई मैसेज भेजो मोबाइल पे, कहाँ से जाएगा? बादलों से। पहले जो कुछ भी है वो ऊपर पहुंचता है और इनसेट के माध्यम से फिर वापस आता है। यस या नो? डायरेक्ट थोड़ी आता है। अगर डायरेक्ट आता तो बहुत टाइम लग जाता। सुविधा संसाधन इस तरह के हैं। तो जो सोच आज के वैज्ञानिक मोबाइल बनाने में रखे हुए थे, वो सोच कालिदास के पास उस टाइम थी। समझ गए? उस समय तो लोगों ने मजाक उड़ाया कि मैसेज वैसेज क्या, लेकिन आज तो ये बात सच साबित हुई उसकी। ये जो तीनों हैं, इनका अनुवाद किया इसने। किसने? राजा लक्ष्मण सिंह ने। एक नेवास जो कवि है ना, उसका नाटक था शकुंतला नाटक। ये नेवाज का था। मैंने आपको रीति सिद्ध कवियों में बताए थे, बिहारी के अलावा 3 लोग थे, नेवास, पजनेस, हठीस। तीनों की एक एक रचनाएं लिखाई थी। तो नेवास की रचना कौन सी है? शकुंतला नाटक। इसकी जो भाषा थी, उस पर फ्रेडरिक पिंकार्ट एक विद्वान थे, वो बहुत प्रसन्न हुए थे। मतलब अंग्रेजों ने इस भाषा की सराहना की थी। जब रघुवंशम का अनुवाद किया ना राजा लक्ष्मण सिंह ने, तो उसमें कहा कि हमारे मत में हिंदी व उर्दू दो न्यारी न्यारी बोलियां हैं। जो लोग ये कह रहे थे ना कि क्या बात है, वही हिंदू वही हिंदी वही उर्दू, उर्दू को अपना लो, हिंदुस्तान में क्या दिक्कत है, काव्य भाषा या कोर्ट कचहरी में उर्दू चलने दो। तो ये कैसा समर्थक था?
शुद्ध हिंदी का इसने कहा उर्दू नहीं, उर्दू तो अलग भाषा है, हिंदी उस समय क्या हिंदुस्तानी चलती थी, उसमें उर्दू के शब्द भी होते थे और हिंदी के शब्द भी होते थे। तो जब कोई भाषा मिक्स हो ना तो फिर वो भाषा किसी भी रूप में जा सकती है। शासक उर्दू का था तो उर्दू को चला दिया, बाद में दूसरे लोग भी क्या कहेंगे, रहने दो जो चल रही है वही पहले से। लेकिन इन्होंने उसका विरोध किया, कहा कि नहीं हमें शुद्ध हिंदी चाहिए, हम शुद्ध हिंदी के प्रबल समर्थक हैं, उर्दू के नहीं है, क्योंकि उर्दू हमारे नजर में अलग भाषा है। बात समझ में आ गई। प्रश्न क्या पूछा जाएगा, रचनाओं से प्रश्न नहीं पूछे जा सकते क्योंकि यह अनुवाद है। मूल रचना जो होती है ना उसकी वैल्यू होती है, मूल रचनाकार के। अनुवाद तो मैं कर दूं रामचरितमानस का तो उससे क्या, मैं तुलसीदास थोड़ी बन सकता हूं। मैं सूरसागर का अनुवाद कर दूं दूसरी अलग प्रकार से तो मैं सूरदास थोड़ी बन जाऊंगा। तो मूल वैल्यू तो कवि की होती है, जो मौलिक कवि है। ये इसलिए यहां से प्रश्न आने की संभावना नहीं है। आ क्या सकता है कि भाई कौन सी भाषा पे किसने क्या कहा, तो शकुंतला नाटक की भाषा पे फ्रेडरिक ब्रिंकार्ट है। उर्दू न्यारी बोली है, ये कथन है उसका, तो उस पर प्रश्न आ सकता है। और सबसे ज्यादा जो प्रश्न आता है वो यही आता है कि प्रजा हितैषी अखबार का संपादन किसने किया, और आप बोलेंगे राजा लक्ष्मण सिंह ने। लिखा दो इसको, लिखो बी, राजा लक्ष्मण सिंह। ये आगरा निवासी थे। इन्होंने प्रजा हितैषी नामक अखबार का संपादन किया था। इन्होंने प्रजा हितैषी नामक अखबार का संपादन किया था। ये शुद्ध हिंदी के समर्थक थे। ये शुद्ध हिंदी के समर्थक थे और अरबी फारसी के विरोधी थे। अरबी फारसी के विरोधी थे, हिंदी के समर्थक थे, तो वैसे ही पता चल रहा है। ठीक है, आगे लिखो। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास की रचनाओं राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास की रचनाओं अभिज्ञान शाकुंतलम, कौमा रघुवंशम, कौमा मेघदूतम, मेघदूतम का अनुवाद किया था, का अनुवाद किया था। का अनुवाद किया था। अगले लाइन से लिखो। रघुवंशम के अनुवाद में, रघुवंशम के खड़ी बोली अनुवाद में लक्ष्मण सिंह ने लिखा है, लक्ष्मण सिंह ने लिखा है, हमारे मत में हिंदी व उर्दू दो न्यारी न्यारी बोलियां हैं। हमारे मत में हिंदी व उर्दू दो न्यारी न्यारी बोलियां हैं। हमारे मत में हिंदी व उर्दू दो क्या हैं, न्यारी न्यारी बोलियां हैं। इसके बाद अगला लिखो। शकुंतला नाटक कोष्टक में नेबाज,
शकुंतला नाटक क्वेश्चन क्या लिखोगे? नेवाज का अनुवाद करते समय के अनुवाद की भाषा पर अंग्रेजी विद्वान फ्रेडरिक पिंकार्ट बहुत प्रसन्न हुए थे। शकुंतला नाटक नेवाज की भाषा पर कौन? फ्रेडरिक पिंकार्ट बहुत प्रसन्न हुए थे। अच्छा, भाषा किसकी है? लक्ष्मण सिंह की, नेवाज की नहीं। नेवाज का तो नाटक है। उसकी भाषा पर, मतलब उसको जब अनुवाद किया ना, आप एक काम करो, उसमें आपने लिखा क्या है कि अनुवाद की भाषा पर, ये तो लिखा ना कि अनुवाद की भाषा पर। हाँ ठीक है, बस अनुवाद किया ना, उसी की भाषा प्रसन्न हुए थे। तो ये हो गए कौन? दो राजा जिन्होंने गद्य को बढ़ाया। कौन कौन? सितारे हिंद और लक्ष्मण सिंह। इसके बाद में गद्य के हम पढ़ क्या रहे? गद्य क्यों आया? गद्य के उद्भव के कारण आपसे पूछा जाएगा, गद्य उद्भव क्यों हुआ? 4 ऑप्शन आएंगे, 3 एक जैसे मिलेंगे, चौथे में मामूली सा चेंज मिलेगा। बड़े टफ प्रश्न होते हैं ये, जहां पे तर्कपूर्ण रूप से पूछा गया है ना, प्रश्न में टफ होते हैं, पूरी एक एक शब्द पढ़ना पड़ता है। नंबर तीसरी बात सुनो, एक कॉलेज की स्थापना होती है जिसका नाम है फोर्ट विलियम कॉलेज। क्या नाम है भाई साहब? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई है। कब हुई? इसका सन आपसे 1000% पूछा जाएगा। कब हुई? 1880 ईस्वी। कहां पे? कोलकाता में। ठीक है। इसमें अच्छा, स्थापना किसने की? लॉर्ड वेलेस्ली। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। और इसमें जो हिंदी विभाग है उसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन गिलक्रिस्ट, जिसको गिलक्राइस्ट भी बोलते हैं। आपने कभी ऑस्ट्रेलिया के एक विकेट कीपर का नाम सुना हो, एडम गिलक्रिस्ट? वो गिलक्रिस्ट बोल दो, अंग्रेज लोग गिलक्राइस्ट बोल देते हैं उसको, बात एक ही है। और इस भाषा, इसमें है ना, कॉलेज में हिंदी के जो भाखा मुंशी थे, भाखा मुंशी मतलब भाषा के मुंशी, भाषा को क्या बोलेंगे? भाखा। तो वो थे 2 लोग, एक तो लल्लू लाल और एक सदल मिश्र। कौन कौन? लल्लू लाल और सदल मिश्र। ये इनको भाषा का मुंशी नियुक्त किया गया। अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन गिलक्रिस्ट। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पूरा मैंने जो लिखा है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न आने की संभावना 1000% है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लिख दो। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना
ठीक है, बोलो। अब इसके बाद गद्य के उद्भव के कारण हम लिख रहे हैं, 3 कारण लिख लिए, चौथा कारण आप लिखिएगा, लिखा दूं? नंबर 4, अभी लिखना मत। लेखक चतुष्टय का प्रभाव। किसका प्रभाव? पहले तो हमने पढ़ा था 2 राजाओं का नाम, कौन कौन? लक्ष्मण सिंह और सितारे हिंद। अब हम पढ़ रहे हैं लेखक चतुष्ट, 4 लेखक हैं। कितने लेखक? कौन कौन? 2 तो अभी आ ही गए थे, कौन कौन? एक तो लल्लू लाल और एक शदल मिश्र। इसके अलावा एक थे पंडित सदा सुख लाल नियाजी। नियाजी उपनाम है। और उसके अलावा एक नाम आएगा इंशा अल्लाह खां। इंशा है, इंशा, ईशा नहीं, क्या? ईशा, इंशा अल्लाह खां। ठीक, 4 लोग हैं। ये अपने अपनी रचनाओं के द्वारा गद्य को आगे बढ़ाएंगे, यानी गद्य में रचनाएं लिखेंगे। अपन एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन से भाई साहब? लल्लू लाल। सुनो, इनकी बात सुनो। इन्होंने कोलकाता में संस्कृत प्रेस खोला। कौन सा? संस्कृत प्रेस। छापा खाना चालू हो गया ना, छापे खाने का आविष्कार हो गया, तभी तो गद्य बटेगा, बाइबल बटेगी जगह जगह। 1556 में मिशनरी कार्यों के लिए, बाइबल छापने के लिए अंग्रेजों ने गोवा में लगा दी मशीन। तो अब छापा खाना शुरू हो गया हिंदुस्तान में 1556 में ही। बाद में जो पश्चिम बंगाल का इलाका है, कलकत्ता विशेषकर, यहाँ पे छापे खाने बहुत हो गए, मशीनें चालू हो गई अब छापने के। अब तक तो पांडुलिपियाँ चलती थी, अब फिर छपने लग गए हैं। तो इन्होंने भी अपना खोल लिया क्या? संस्कृत प्रेस। लेकिन ये रहने वाले कहाँ के थे? आगरा के। निवासी कहाँ के थे? आगरा के। इसलिए बाद में इसको आगरा ले गए, वहां से हटा दिया सेटअप, और कहाँ ले गए साहब? आगरा। ठीक, ये बताने की जरूरत नहीं है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में ये भाषा मुंशी के पद पर कार्यरत थे। ठीक है, इनकी जो रचना है फेमस, मैं और रचनाओं पे बात करूंगा, लेकिन एक रचना है जिसने पूरा दुनिया को चेताया, उसका नाम क्या है? प्रेम सागर। 1800 ईस्वी में आई थी। पहली बात तो यह है कि खड़ी बोली गद्य का प्रथम लेखक जो आधुनिक काल में हुआ, वो कौन है? लल्लू लाल। तो लल्लू लाल का प्रेम सागर है ना, ये फेमस हो गया। ये प्रेम सागर है क्या? दरअसल एक भाई साहब थे चतुर्भुज मिश्र। क्या नाम था? इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता जो है ना, जिसको आप भागवत पुराण बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भागवत पुराण। 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत भी एक पुराण है। आपने कृष्ण भक्ति कहां से देखी? भागवत पुराण से। तो भागवत पुराण का जो 10वां स्कंध है, कौन सा स्कंध? उसका इन्होंने ब्रज में अनुवाद किया था। किसमें? किसने? चतुर्भुज मिश्र ने। इसी को खड़ी बोली में अनुवाद कर देगा कौन? लल्लू लाल। अब ब्रज में अनुवाद नहीं होंगे, अब तो किस में होंगे? खड़ी बोली में। वो तो पहले का वक्त था। तो आपसे कोई पूछे कि प्रेम सागर किस पर आधारित है, तो आप कह सकते हैं कि भागवत पुराण के 10वें स्कंद पर आधारित है। किस पर?
दसम स्कंद पर आधारित है। बेसिकली इसने भी भागवत पुराण को टच नहीं किया। इसने कहां से लिया है? चतुर्भुज मिश्र ने जो ब्रज में अनुवाद कर रखा था उसको इसने किसने बदल दिया? खड़ी बोली में। भागवत को बेसिक तो चतुर्भुज मिश्र ने टच किया था, इसने तो इसका भी अनुवाद किया है। पर क्या इतनी डीप जानकारी लोगों को होती नहीं। डायरेक्ट प्रश्न आता है प्रेम सागर किस पर आधारित है, तो आप लिखेंगे भागवत पुराण के 10वें स्कंद पर, उसमें चतुर्भुज मिश्र वाली बात नहीं आएगी। इसके अलावा इन्होंने राजनीति नाम से रचना लिखी। ये जो हितोपदेश की कहानियां है ना वो इसी में हैं। इसके अलावा इन्होंने एक माधव विलास लिखा। ये चंपू काव्य है ब्रज भाषा का, ब्रज में है चंपू काव्य। चंपू का मतलब समझते हैं गद्य पद्य दोनों मिला हुआ, उसको बोलते हैं चंपू काव्य। उसके अलावा एक इसकी रचना है ब्रज भाषा व्याकरण, एक इसकी रचना है सिंहासन बत्तीसी, और एक रचना मैंने आपको पहले बताई हुई है। बताओ कौन सी? अरे अभी 2-3 दिन पहले ही बताई थी, लाल चंद्रिका। बिहारी सस्सई का टीका आई थी ना बिहारी सस्सई पे। लाल चंद्रिका लल्लू लाल, अमर चंद्रिका सुरति मिश्र, पदम सिंह शर्मा की संजीवनी भाष्य, जगन्नाथ दास रत्नाकर की उद्धव शतक। नहीं आई थी? आई थी ना। बिहार रत्नाकर आई थी, जगन्नाथ रत्नाकर की बिहार रत्नाकर। और भी आई थी कुछ, उसका बेटा था कृष्णचंद्र मिश्र, याद नहीं आ रहा, पढ़ा करो समझ आएगा। अंबिका दत्त व्यास की बिहारी बिहार आई थी, अंबिका दत्त व्यास की बिहारी बिहार आई थी। 6 रचनाएं लिखाई थी आपको, कितनी? 6। आनंदलाल जोशी की फिरंगी सस्सई आई थी। सबसे पहली बिहारी सस्सई में टीका किसने लिखी? कृष्णचंद्र मिश्र ने, उसके बेटे ने। उसके बाद में लल्लू लाल की लाल चंद्रिका 1, अमर चंद्रिका सुरत मिश्र की 2, फिरंगी सस्सई आनंदलाल जोशी की 3, बिहारी बिहार अंबिका दत्त व्यास की 4, संजीवनी भाष्य पदम सिंह शर्मा की 5 और बिहार रत्नाकर जगन्नाथ रत्नाकर की 6। पढ़ा करो, पढ़ा। ये सब पढ़ने से होते हैं, बातों से नहीं होते। मैं आग लगा दूंगा, जान डाल दूंगा, ये बातें बहुत है, आसान है। जान डालनी है तो पढ़ने में डालो। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कितने ज्यादा बैठ पा रहे हैं आप? आपकी जितनी ज्यादा सेटिंग होगी ना जीवन में, आप उतने ज्यादा सफल होंगे। कभी वो मैडम है हमारे रिसेप्शन, उनसे पूछ लेना। मैं यहां बैठ जाता हूं अखंड कुर्सी पे, कई बार सुबह शाम यहीं बैठ निकल जाता है मेरा। सिटिंग अच्छी है, एक बार बैठ गया तो फिर 2-4-6 घंटे उठता ही नहीं हूं। लोगों को प्रॉब्लम क्या है? 1 घंटे पड़े और 1 घंटा हो गया, अब तो थोड़ा रेस्ट करेंगे, चाय लाओ। एहसान कर दिया, अंगड़ाई लेना चालू कर देगा, दिमाग खराब हो रहा है, थोड़ा रेस्ट करेंगे, गाने वाने सुनेंगे, घूम के आते हैं फिर पढ़ेंगे, आज फलावार है कल से इतिहास बदल देंगे। ये सब त्याग दो। बस एक ही बात ध्यान रखो कि पढ़ना है, वो रात के 12 बजे हो या दिन का 5 बजे हो, कोई मतलब नहीं है। अच्छे लोगों के लिए कोई किसी चीज का मुहूर्त नहीं होता, उनके लिए एक ही मुहूर्त होता है कि काम करना है। अब उनको मतलब नहीं है। हर बात को मैं लोगों को देखता हूं, मैं कहता हूं यार इसमें ये कर लेते हैं, फला तारीख को कर लेंगे। फला तारीख को तू जिंदा बचेगा ये तय है क्या? चला गया तो मैं ऐसे बोल देता हूं कई बार लोगों को, चला गया तो तू उस तारीख को उठा लिया तो भगवान ने, बोले कैसी बात कर रहे हो आप? तो तू भी तो ऐसी बात कर रहा है कि फला तारीख को कर लेंगे, इसका मतलब तू चैलेंज कर दिया भगवान को कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा। तो वो भी तो चैलेंज कर सकता है ना तेरे को, कि तेरे को मैं बताता हूं। तो सिंपल है, पढ़ा करो, लिखिएगा इसको, फिर अपन बात करें एक एक की। बड़े बड़े नाम हैं इनके, लिखो लल्लू लाल। अरे इधर लिखो, पहले लेखक चतुष्ट का नाम लिखो, पहले लल्लू लाल लिखाता हूं मैं। पहले ये ऊपर के 4 लेखकों के नाम लिख दो आप।
एक सूचना और है आपको, एक मिनट रुक जाइए। एक सूचना है kavyangeducation.com, इसकी वेबसाइट हमारी लॉन्च हो गई है। तो अगर आपको कोई भी इश्यू है कोर्स से संबंधित या किसी को बताना हो तो जरूर नहीं है आप उससे ऐप खुलवाएं। अब आप डायरेक्ट कहीं भी नेट चालू है, गूगल कहीं भी, तो kavyangeducation.com जाकर के वहाँ से भी बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। इन फ्यूचर उसमें हम बहुत सारी नई नई चीज़ें करने वाले हैं, तो वो वेबसाइट बनवा दी है उसकी, और एक अच्छे लेवल की वेबसाइट है। तो जैसे अपन लोग क्या है कि यूट्यूब पे थे, ऐप था, टेलीग्राम वगैरह थे, ऑफिस के नंबर वगैरह, तो कांटेक्ट के अलग अलग साधन थे सारे, इंस्टा वगैरह सब है। इंस्टा पे भी 8,000 के लगभग फॉलोवर हैं, 2 आईडी है उसमें, एक पे 8,000 के लगभग फॉलोवर हैं। तो सारा ठीक था, लेकिन वेबसाइट नहीं होना एक वो था। ऑनलाइन की दुनिया में क्या आप पूरे विश्व को अगर अप्रोच करना चाहते हैं, पूरा वर्ल्ड आपको देखे, तो उसके लिए अभी मैं मेरे यूट्यूब को कभी कभी देखता हूं तो मैं उसमें पाता हूं कि अमेरिका में भी कुछ जगह काव्यांग एजुकेशन यूट्यूब पे देखा जाता है। तो हो सकता है कोई हिंदुस्तान का व्यक्ति हिंदी पढ़ता हो, साहित्य का इंटरेस्टेड व्यक्ति हो, अमेरिका रहता होगा, तो ऐसे लोगों को जो दूर हैं उनको भी आप अप्रोच कर पाए, उसके लिए जरूरी होता है वेबसाइट। तो वो भी लॉन्च कर दी है, आपको वो सीधा kavyangeducation.com खोलेंगे तो सीधा मिल जाएगी। अब आप लिख लो, यहां तक लिखना, फिर ये मैं आगे आपको लिखाता हूं। हो गया, है डालो क्या, लल्लू लाल। ये आगरा निवासी थे और इन्होंने कोलकाता में संस्कृत प्रेस खोला था। ये आगरा निवासी थे और इन्होंने कोलकाता में संस्कृत प्रेस खोला था, जिसे बाद में ये आगरा ले गए थे, अब आप एक काम करो, ऐसे लिखो, लल्लू लाल की प्रसिद्ध रचनाएं लिख दो आप तो। और नंबर 1 प्रेम सागर, इंपोर्टेंट लगा देना, प्रश्न आएगा तो प्रेम सागर से आएगा। ये लाल चंद्रिका, राजनीति, माधव विलास, ब्रजभाषा, व्याकरण, सिंहासन 32 से प्रश्न आने के चांस बहुत कम है। तो क्या लिखेंगे आप, प्रेम सागर। कब आई थी रचना, 1800 ईस्वी में। लिखो, यह रचना 1800 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यह रचना 1800 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जो कि श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद पर आधारित है। जो कि श्रीमद् भागवत पुराण के कौन से स्कंद, 10वें स्कंद पर आधारित है। जो कि श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद पर आधारित है।
श्रीमद् भागवत पुराण के कौन से स्कंद पर? 10वें स्कंद पर आधारित है। आप कोष्टक में लिख दो, चतुर्भुज मिश्र ने श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद को, चतुर्भुज मिश्र ने श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद को ब्रज भाषा में लिखा था। ब्रज भाषा में लिखा था, जिसे लल्लूलाल ने खड़ी बोली में अनुवाद कर दिया, जिसे लल्लूलाल ने बाद में खड़ी बोली में अनुवाद कर दिया। ब्रज भाषा में लिखा था, 10वें स्कंद को ब्रज भाषा में लिखा था, जिसे बाद में लल्लूलाल ने किसमें? खड़ी बोली में अनुवाद कर दिया। अब सुनो, मैंने आपसे कहा कि खड़ी बोली में अनुवाद कर दिया। ये जो खड़ी बोली शब्द है ना, ये पहली बार दिया किसने था? लल्लूलाल ने। किसने? एक लाइन लिखो, खड़ी बोली शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता लल्लूलाल। अगले लाइन से लिख दो, खड़ी बोली शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता लल्लूलाल। खड़ी बोली शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन? लल्लूलाल। इंपॉर्टेंट है। और आपसे पूछ ले कि बताओ आधुनिक गद्य का प्रथम लेखक कौन है, तो आधुनिक काल के गद्य का पहला खड़ी बोली तो लेखक यही है ना। अगले लाइन से लिखो, आधुनिक गद्य का प्रथम खड़ी बोली लेखक लल्लूलाल है। आधुनिक गद्य का प्रथम खड़ी बोली लेखक, आधुनिक गद्य का प्रथम खड़ी बोली लेखक कौन है? लल्लूलाल है। और आधुनिक गद्य की प्रथम रचना प्रेम सागर है। आधुनिक गद्य का खड़ी बोली का प्रथम लेखक लल्लूलाल है। और आधुनिक गद्य का क्या की प्रथम रचना, गद्य की पहली रचना तो यही है ना, कौन सी? हाँ, प्रेम सागर है, 1800 ईस्वी में आए थे। हाँ, प्रेम सागर है। अब ये किस पे आधारित है भाई? भागवत पुराण के 10वें स्कंद पे। तो इसका दूसरा नाम है नागरी दशम। इसका एक नाम और है, प्रेम सागर को नागरी दशम भी कहा जाता है। लिख दो, प्रेम सागर को नागरी दशम भी कहा जाता है। प्रेम सागर को क्या कहा जाता है? नागरी दशम भी कहा जाता है। ये तो आपने लल्लूलाल की पहली रचना लिखी, जिसका नाम क्या था? प्रेम सागर। दूसरी रचना लिखो, लाल चंद्रिका। नंबर 2, लाल चंद्रिका। लाल चंद्रिका क्या लिखोगे डैश लगा करके? बिहारी सत्साई पर टीका है, पता ही है ना, ये तो पढ़ा दिया है। बिहारी सत्साई पर टीका है। अपन ने रीति सिद्ध कभी बिहारी पढ़ा था तो वहां पे है, बिहारी सत्साई पर टीका है। अगली रचना लिखो, राजनीति। राजनीति, नी बड़ा ती छोटा, राजनीति। ऐसे बोलोगे राजनीति तो बड़ा ही हो गया दोनों ही, तो बोलो राजनीति। इसमें हितोपदेश की कहानियां हैं। हितोपदेश की कहानियों पर, इसमें हितोपदेश की कहानियां मौजूद हैं। हितोपदेश की कहानियां। आगे लिखो, माधव विलास। माधव विलास यह ब्रज भाषा का चंपू काव्य है। भगवान कृष्ण को बोलते हैं माधव।
माधव विलास यह ब्रजभाषा का क्या है? चंपू काव्य है। अगला ब्रजभाषा व्याकरण। ब्रजभाषा व्याकरण, आपसे कोई पूछ ले कि ब्रजभाषा की व्याकरण किसने लिखी तो आप क्या कहोगे? अब देखो ये ब्रजभाषा की व्याकरण भी लिख रहा है और खड़ी बोली का पहला लेखक भी है, तो इसका मतलब विद्वान तो था ही ना, जो दोनों भाषाओं पे कमांड है। और एक और लिख दो सिंहासन बत्तीसी, एक रचना और लिख दो सिंहासन बत्तीसी। उर्दू का विरोधी आदमी है, खड़ी बोली को चाहने वाला है, तो इसने है ना उर्दू को यामिनी कह दिया था। उर्दू को क्या कहा था? लिख दो, नोट लगा लिख दो। लल्लू लाल ने उर्दू भाषा को यामिनी कहा है, यामिनी कहा है। उर्दू भाषा को यामिनी कहा है। तो ये हो गया आपका कौन? लल्लू लाल। ठीक है, इसके बाद दूसरा लेखक कौन है? शदल मिश्र।